इस सादत हसन मंटो पे रचना जी ने कुछ लिखा था, एक आर्टिकल वो कहीं पब्लिश हुआ था, तो वही मैं पढ़ रहा हूँ। फरेबी दुनिया का सच्चा अफसाना निगार सादत हसन मंटो की जयंती पर उनका एक कोट है कि जिंदगी को उसकी शक्ल में पेश करना चाहिए जैसी कि वह है, न कि वह जैसी थी या जैसी होगी या जैसी होनी चाहिए। सादत हसन मंटो 11 मई 1912, 18 जनवरी 1955 को उनका डेथ हुई। उर्दू के महान लेखक थे जो अपनी लघु कथाओं रूह खोल दो, ठंडा गोश्त और चर्चित टोबा टेक सिंह के लिए प्रसिद्ध हुए। कहानीकार होने के साथ वे फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। अपनी 42 साल 8 महीने और 7 दिन की जिंदगी में मंटो को लिखने के लिए सिर्फ 19 साल मिले और इन 19 सालों में उन्होंने 230 कहानियाँ, 67 रेडियो नाटक और 22 खाके शब्द चित्र और 70 लेख लिखे। लेकिन रचनाओं की यह गिनती शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह बात कि उन्होंने 50 बरस पहले जो कुछ लिखा उसमें आज की हकीकत सिमटी हुई है, और इस हकीकत को उन्होंने इस ऐसी तल्ख जुबान में पेश किया कि समाज के अलंबरदारों की नींद हराम हो गई। मंटो का जन्म 11 मई 1912 को जिला लुधियाना में समराला गांव में हुआ। हालांकि उनकी जन्मस्थली को लेकर विवाद भी चल पड़ा है। कुछ लोग इस स्थान को उनका जन्मस्थल नहीं मानते, लेकिन उनके वालिद का नाम मौलवी गुलाम हुसैन था और वो पेशे से जज थे। मंटो उनकी दूसरी बीवी से थे, और जब जमाना मंटो की शिक्षा दीक्षा का था तब उनके वालिद रिटायर हो गए। उनके स्वभाव में कठोरता थी, इसलिए मंटो को बाप का प्यार नहीं मिला। मंटो बचपन से शरारती, खिलंदड़े, शिक्षा की तरफ बेपरवाह, मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद 3rd डिवीजन में इम्तिहान पास किया, उर्दू में फेल हो जाते थे। बाप की कठोरता ने उनके अंदर बगावत की भावना पैदा कर दी। तो विद्रोह केवल घर वालों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उनके घेरे में जिंदगी के संपूर्ण सिद्धांत आ गए। ऐसा लगता था कि उन्होंने फैसला कर लिया हो कि उन्हें जिंदगी अपनी और केवल अपनी शर्तों पर जीनी है। फरवरी 1934 में 42 साल की उम्र में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यह यूनिवर्सिटी उन दिनों प्रगतिशील मुस्लिम नौजवानों का गढ़ बनी हुई थी। यही मंटो की मुलाकात अली सरदार जाफरी से हुई, और यहाँ के माहौल ने उनके मन में कुलबुलाती रचनात्मकता को उकसाया। मंटो ने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। तमाशा के बाद उनकी कहानी इंकलाब पसंद 1935 में लिखी गई, जो अलीगढ़ मैगजीन में प्रकाशित हुई। 1936 में मंटो का पहला मौलिक उर्दू कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था आतिश पारे। अलीगढ़ में मंटो अधिक नहीं ठहर सके और 1 साल पूरा होने से पहले ही अमृतसर लौट गए। वहाँ से वह लाहौर चले गए, जहाँ उन्होंने कुछ दिन पारस नाम के अखबार में काम किया और कुछ दिन के लिए मुसव्विर नामक साप्ताहिक का संपादन भी किया। जनवरी 1941 में दिल्ली आकर ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली में मंटो सिर्फ 17 महीने रहे, लेकिन यह सफर उनकी रचनात्मकता का स्वर्ण काल कहा जाएगा। यहाँ उनके रेडियो नाटकों में से के 4 संग्रह प्रकाशित हुए। आओ, मंटो के ड्रामे, जनाजे तथा 3 औरतें। उनके विवादास्पद धुआं और समसामयिक विषयों पर लिखे गए लेखों का संग्रह मंटो के मजामीन भी दिल्ली प्रवास के दौरान ही प्रकाशित हुए। रूसी साम्यवादी साहित्य में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई, और उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात अब्दुल बारी नाम के एक पत्रकार से हुई, जिसने उन्हें रूसी साहित्य के साथ साथ फ्रांसीसी साहित्य भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद मंटो ने विक्टर ह्यूगो, लॉर्ड लिंटन, गोर्की, चेखव, पुश्किन, ऑस्कर वाइल्ड, मुपासा आदि का अध्ययन किया। अब्दुल बारी की प्रेरणा पर ही उन्होंने विक्टर ह्यूगो के एक ड्रामे द लास्ट डेज ऑफ द कंटेंट का उर्दू में तर्जुमा किया, जो सरगुजश्त ए असीर नामक शीर्षक से लाहौर में प्रकाशित हुआ। यह ड्रामा ह्यूगो के मृत्युदंड के विरोध में लिखा गया था।
जिसका तर्जुमा करते हुए मंटो ने महसूस किया कि इसमें जो बात लिखी गई है वह उनके दिल के बहुत करीब है। अगर मंटो के अफसाने को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि वह इस ड्रामे के रचनाक्रम को इस ड्रामे ने उनके रचनाक्रम को कितना प्रभावित किया था। विक्टर ह्यूगो के तर्जुमे के बाद मंटो ने ऑस्कर वाइल्ड के ड्रामे वेरा का तर्जुमा शुरू किया। इस ड्रामे की एक पृष्ठभूमि 1905 का रूस है, जिसमें जार की क्रूरताओं के खिलाफ वहाँ के नौजवानों का विद्रोह ओजपूर्ण भाषा में अंकित किया गया है। इस ड्रामे का मंटो और उनके साथियों के दिल और दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उन्हें अमृतसर की हर गली में मांस को दिखाई देने लगा। 2 ड्रामों का अनुवाद कर लेने के बाद मंटो ने अब्दुल बारी के ही कहने पर रूसी कहानियों का एक संकलन तैयार किया और उन्हें उर्दू में रूपांतरित करके रूसी अफसाने नाम से प्रकाशित करवाया। एक रईसजादे ने उनका शराब से तारुफ कराया और सोने पर सुहागा मान्यवर को जुए का भी चस्का लग गया। एक शराब को छोड़कर मंटो ज़्यादा दिन शौक नहीं पाते थे, लेकिन शराब के शौक ने उनको जान लेकर ही छोड़ा। जुलाई 1942 के आसपास मंटो मुंबई आ गए और जनवरी 1948 तक वहीं रहे। मुंबई के इस दूसरे प्रवास में उनका एक महत्वपूर्ण संग्रह चुगत नाम से प्रकाशित हुआ। चुगत के अलावा उनका एक बेहद चर्चित अफसाना बाबू गोपीनाथ भी प्रकाशित हुआ। मुंबई के अपने पहले और दूसरे प्रवास में मंटो ने साहित्यिक लेखन के अलावा फिल्मी पत्रकारिता की और फिल्मों की कहानियाँ और पटकथाएँ भी लिखी हैं, जिनमें अपनी नगरिया, 8 दिन और मिर्ज़ा गालिब खासतौर से चर्चित रही। पाकिस्तान जाने के बाद उनकी 14 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें 161 अफसाने संग्रहित हैं। इन अफसानों में सियाहे हाशिया, नंगी आवाज़ें, लाइसेंस, खोल दो, टेटवाल का कुत्ता, मम्मी, टोबा टेक सिंह, खुदने, बिजली, पहलवान, बू, ठंडा गोश्त, काली शलवार और हतक जैसे तमाम चर्चित अफसाने शामिल हैं। मंटो अपने जीवन काल में से ज़्यादातर साल अमृतसर, आज की मुंबई तथा लाहौर में बिताए। अमृतसर शहर ही मंटो के कहानी साहित्य का जीता जागता चरित्र जैसा ही है। मंटो ने अनेक अफसानों में या तो अमृतसर का जिक्र किया है या लाहौर या मुंबई का। यहीं के गली कूचों में बदनाम बाजार, टांगे वाले, देश के स्वाधीनता संग्राम में जूझ रहे आम लोग मंटो के अफसाने में रंग भरते रहे हैं, जिनमें सादत हसन मंटो भारत और पाकिस्तान के उन 3 महान साहित्यकारों में गिने जाते हैं, जिन्हें दोनों ही देश अपनी विभूति बनाकर गौरवान्वित होते हैं। अन्य 2 हैं डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल और फैज़ अहमद फैज़, भारतीय उपमहाद्वीप के 2 बड़े शायर हैं। अपनी कहानियों में विभाजन, दंगों और सांप्रदायिकता पर जितने तीखे कटाक्ष मंटो ने किए, उसे देखकर एक और तो आश्चर्य होता है कि कोई कहानीकार इतना साहसी और सच को सामने लाने के लिए इतना निर्मम भी हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर यह तथ्य भी चकित करता है कि अपनी इस कोशिश में मानवीय संवेदनाओं का सूत्र लेखक के हाथों में एक क्षण के लिए नहीं छूटता है। मंटो ने काल्पनिक पात्रों के बजाय समाज के हर समूह, हर तरह के इंसानों के लिए रंगारंग जिंदगियों को उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तहदारियों के साथ उनके अपने अफसानों में स्थानांतरित करते हुए समाज के घृणित चेहरे को बेनकाब किया। मंटो के पास समाज को बदलने का न तो कोई नारा है और न कोई ख्वाब। एक माहिर हकीम की तरह वो मरीज की नब्ज देखकर उसकी मरज बता देते हैं। अब उसका इलाज करना है या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है, यह सोचना मरीज और उसके संबंधियों का काम है। आलोचनाओं के जवाब में मंटो कहते थे कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अश्लील या गंदी लग रही हैं तो जिस समाज में आप रह रहे हैं वो अश्लील और गंदा है। मेरी कहानियाँ समाज का सच दिखाती हैं। सादत हसन मंटो ने खुदा को भले ही बहुत थोड़ी उम्र दी हो, परंतु फिर भी मंटो ने अपने साहित्यिक विरासत को इतना महान बना दिया कि बड़े बड़े लेखक भी लेखक से ईर्ष्या करते हैं।